गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल इस समय फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको फोर्सेस का कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव नेचर समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हमको समझ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक छोटा है लेकिन इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। आजकल वो गर्मियों की छुट्टी में घूमने गई हुई है, इसलिए उसके बिना ही सारी शूटिंग मेरे को करनी पड़ रही है। मुझे उसकी बड़ी कमी खल रही है, लेकिन जैसे ही वो आएगी तो फिर उसके साथ शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक, कि पार्टिकल कहां से चला और कहां तक पहुंचा, उस बात पे डिपेंड करता है। वो किस पाथ को फॉलो करके वहां पे पहुंचा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वर्क सर पाथ से बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नंबर 1 नोट करिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बात नंबर 1। तो अब बात यही कि डिपेंड किस पे करता है, इस पे तो डिपेंड नहीं करता, किसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा। तो डिपेंड करता है, नंबर नोट करिए। दूसरा, डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली, नोट कर लीजिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पार्टिकल के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पाथ से वो गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब आपको बात समझाने के लिए मैं बताता हूं एक फिगर। सपोज करिए एक कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास, वो है हमारी F। ठीक, और इसके कारण एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है A से B तक। ठीक, यहां से यहां तक इस तरीके से ये गया। ये सपोज करिए कि ये फर्स्ट पाथ है और इसमें इसका वर्क हुआ W1। ठीक, अब देखिए यहां पर W1 हुआ। अब A से B के लिए हमने एक और पाथ चूज किया कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया सेकंड पाथ और वर्क हमारा इसमें हुआ W2। ठीक, अब देखिए एक और पाथ हमने कुछ इस तरीके का यहां पे जिगजैग चूज किया और ये हमारा थर्ड पाथ हुआ और ये हमारा हो गया W3। देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा छाता बन गया, इसमें खाली हैंडल लगाने में की देर है। ठीक है, लेकिन चलिए ये हमारा थर्ड पाथ है, जिगजैग पाथ है। ये हमारा ऊपर का पाथ है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन का पाथ है। इसके हर पाथ पे जाने पे क्या हुआ, एक वर्क हुआ, और वर्क हो रहा था हमारा जो था वो था W1, W2, W3, और ये वर्क जो परफॉर्म हुआ वो हुआ एक कंजर्वेटिव फोर्स F के द्वारा। तो जब इसका कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया गया तो ये पाया गया कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। ठीक है, ये जो है रिजल्ट आया, और यही नेचर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो है इक्वल होता है चाहे हम कोई भी पाथ अप्लाई करें। तो ये बात हुई बच्चों। अब मैं आपको यही बात जो है एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे करके बताता हूं, और ये आपने एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कई बार किया है, उसी को देखते हैं। और एग्जांपल है एक इंक्लाइन
प्लेन का, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये हाइट एच है, ये हाइट एच है यहां पर, और यहां पर एक हमारा पार्टिकल रखा हुआ है टॉप के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। अब टारगेट क्या है हमारा कि ये पार्टिकल ए से सी पे आएगा, ठीक, ए से सी पे पार्टिकल आएगा। अब इसके लिए ए से सी पर लाने के लिए मैं 3 पाथ चुनूंगा, ठीक है, 3 पाथ चुनूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा पाथ मैं चूज करता हूं। सबसे पहला पाथ हमारा होगा ए सी, ठीक है, दूसरा पाथ होगा हम ए से बी आएंगे और बी से सी आएंगे, तो हमारा पाथ होगा ए से बी और बी से सी, और एक पाथ और है, ठीक है, एक पाथ और है, वो मैं पहले इन 2 पाथ के द्वारा वर्क डन निकालता हूं, फिर दिखाता हूं, फिर पूछूंगा भी आपसे कि कौन सा पाथ है, उस पाथ के द्वारा भी हम ए से सी पे आएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम ए सी के थ्रू आते हैं और निकालते हैं वर्क डन। तो देखिए हमारा हो गया WAC, ठीक है, ये वाला पाथ हमने इस तरीके से लिया, इसको हम कर लें कि ये हमारा W1 है, ठीक, ये हमारा हो गया। तो देखिए फोर्स यहाँ पे कौन कौन सी लग रही है, एक तो देखिए फोर्स हमारी है mg नीचे की ओर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है, और ये जो लेंथ आएगी टोटल, ये हमारी आएगी h/sin थीटा, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ये वाली लेंथ आएगी h/sin थीटा, और ये एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकालना है, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा Fs cos थीटा, और ये आएगा हमारा mg, ठीक, mg, और देखिए s कितना है, s है h/sin थीटा, और यहाँ पे cos कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, जो कि एंगल है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देखिए ये हमारा आ गया mg h/sin थीटा इंटू ये हमारा हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा से sin थीटा कट गया तो आ गया mgh, यानी कि W1 आया हमारा mgh। नोट कर लीजिए इसको, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, W1 इक्वल टू आ गया mgh। अब हम दूसरा पाथ चूज करते हैं। दूसरा पाथ हमारा कौन सा है बच्चों, पहले हम A से B आएंगे और फिर B से C आएंगे। तो देखिए हमारा निकलेगा, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे, इस तरीके से निकलेगा WA से B और B से C, इस टाइप से लिख लें, इसको हम मान लें W2 है ये, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं WAB प्लस WBC, वर्क स्केलर होता है, हम नॉर्मल तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए WAB क्या हुआ, WAB में पार्टिकल यहां से यहां पे आ रहा है, ठीक है, वर्टिकली आ रहा है, और हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h का हो रहा है। तो क्या हुआ, Fs cos थीटा यहां पे हो गया। अब BC पे देखें, पार्टिकल यहां पे आ गया, यहां पे आया पार्टिकल, तो देखिए यहां से यहां तक जाएगा, तो क्या होगा, वर्क फोर्स हमारा mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है 90, और जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 होता है तो वर्क डन हमारा 0 होता है, यानी कि WBC हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है। अब Fs cos देखिए S हमारा कितना है, F है हमारा mg, S है हमारा h, और cos थीटा है हमारा cos 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया हमारा 0, तो यहां पर हमारा आ रहा है mgh, यानी कि हमारा WABC है, ये आ गया, जो कोई W2 है वो आ गया mgh। तो देखिए हमारा बच्चों W2 भी आ गया mgh, ठीक है, ये हुए 2 पाथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस पार्टिकल को 3 पाथ से नीचे लाऊंगा, ठीक है, क्या मेरे को कोई बता सकता है कि तीसरा पाथ कौन सा होगा, जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए, ठीक है, सोचिए सोचिए, बताता हूं कौन सा पाथ है। देखिए अगर हमें सी पे आना है,
सी पे आना है। तो एक पाथ और है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। कुछ इस तरीके से हम इसको ऊपर से थ्रो कर सकते हैं जिससे पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। याद कीजिए मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसमें कंसेप्ट पूरा बता रखा है। इस तरीके से भी हम आ सकते हैं, ये भी एक पाथ है, ठीक है। हमको याद रखनी है पूरी फिजिक्स, ये नहीं कि आगे का पढ़ते जाए पीछे का भूलते जाए, सब ध्यान रखना है, तभी हमारा जो है नीट और जेई निकलेगा। तो देखिए ये एक पाथ हमारा इस तरीके से हुआ। अब देखिए इस पे फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, क्योंकि हमें निकालना है वर्क। तो देखिए जब ये पार्टिकल यहां जाएगा तो भी mg नीचे की ओर होगा, जब ये नीचे यहां गया तो भी mg नीचे की ओर आया, जब ये यहां गया तो भी mg नीचे की ओर आया, जब ये यहां गया तो भी mg नीचे की ओर आया, जब ये यहां आया तो भी mg नीचे की ओर आया। बच्चों देखिए mg यानी कि फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा नीचे हो रहा है। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो वर्क डन बाय प्रोजेक्टाइल वाला पाथ जो आएगा हमारा, जिसको हम कह लें W3 कह सकते हैं इसको हम, तो क्या हुआ हमारा, वो हुआ एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए एफ हमारा कौन सा है, वो है mg, जो कि ये लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बता रखा है, जिसको भूल गया हो दोबारा देख लेगा उसको, वो हमारा होगा h। अब आते हैं कॉस थीटा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स नीचे, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 0। तो ये आ गया हमारा mgh और ये आ गया W3, ठीक है। अब W1 W3 तीनों को देखिए तो वो सारे mgh आ रहे हैं, यानी कि W1 इक्वल टू W3, मतलब W1 इक्वल टू W2 बराबर W3, ये हमारा आ गया, ठीक है। और ये तीन पाथ से अलग अलग चलने पर भी हमारा वर्क इक्वल आया। इससे एक बात प्रूव होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये बात हमारी यहां पर प्रूफ हो गई, ठीक। अब देखिए हमारे कोर्स में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो नोट कर लीजिए कौन कौन सी है। एक तो देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और नंबर 2 होती है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें माइनस का रोल। और होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों बच्चों ग्रेविटेशनल हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसके बारे में हमें जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जनरेट होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक। तो बच्चों यहां पर ये बात हमारी जो है प्रूव हुई कि जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क इक्वल होता है, चाहे हम कोई भी पाथ जो है फॉलो करें, उससे पाथ के फॉलो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हमारी यहां पे प्रूव हो गई। अब बात बच्चों थोड़ी सी बड़ी आगे, बात आगे बढ़ी और किसी ने हमसे बात कही कि अगर हम एक पॉइंट ए से अपनी जो है जर्नी शुरू करें और बी पे जाएं, सपोज करिए ये ए है, ये बी है, और बी पे जाएं, और बी से फिर सी पे जाएं, सी से डी पे जाएं, इस तरीके से, ठीक। ये सी हो गया, ये हो गया हमारा डी, इस तरीके से ये डी हो गया। और डी से वापस हम अगर ए पे चले जाएं और हमारा लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, तो हमारा किया गया वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, और वर्क डन हमारा डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, यानी कि हमारा किया गया वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात सोची गई है, फिर कहा गया कि हाँ, अगर लगने वाला फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि क्लोज्ड पाथ में हमारा वर्क जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है सेम है, ठीक है। लेकिन शर्त यहां पे है कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो,
मतलब यदि हम कहीं से चलें और वहीं पे दोबारा पहुंच जाए थोड़ी देर के बाद और फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव हो तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अच्छा, आप पूछ रहे हो कैसे करके दिखाऊं, तो चलिए करके दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नोट करिए, देखिए किस तरीके से होता है। क्लोज पार्ट का मतलब क्या हुआ कि हम जहां से चले वहीं पे पहुंच गए। तो सपोज करिए कि एक ये हमारे पास बॉल थी, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, हमने इसको ऊपर जो है थ्रो किया। थ्रो करने पे क्या हुआ कि ये h हाइट तक चली गई, ठीक है, h हाइट तक चली गई और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब ये रुकी तो नीचे वापस आ गई। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि ये बॉल जहां से चली थी अपना थोड़ी देर बाद वहीं पे आ गई और यहां पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अगर इस बॉल का मास है m। ठीक, अब देखिए दोनों केस में हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहां निकालते हैं W1 और यहां निकालते हैं W2। तो देखिए वर्क कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स नीचे की ओर है, ऐसे mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, एंगल हो गया 180, यानी कि हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा -mgh। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां फोर्स नीचे की ओर लग रही है mg और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है h, यानी कि एंगल हुआ हमारा 0, तो यहां पर हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। और यदि हम दोनों को जोड़ें क्लोज पाथ का निकालने के लिए तो हमारा आ रहा है mgh माइनस mgh, यानी कि ये टोटल कट जाएगा और आ जाएगा 0। ठीक, तो क्या हुआ, ये हुआ बात कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ। नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट में इंपॉर्टेंस छुपा हुआ है। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, अब भैया यहां तक बात तो समझ में आ गई, लेकिन बात यहां पे दूसरी हो गई कि किसी ने हमसे कहा कि जो है इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी, ये तो बात सही है कि क्लोज पाथ में हमारा वर्क डन हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो हमने उनसे पूछा कि नहीं, हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि जो है हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर किसी क्लोज पाथ में हमारा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो जो है हमारा जो है वर्क डन 0 होगा क्लोज पाथ में। लेकिन अगर क्लोज पाथ में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हमारा वर्क डन फिर 0 नहीं होगा। इस बात को नोट करिए बच्चों कि इफ इन एनी क्लोज पाथ, in any closed path non-conservative force involved, ठीक, then work done in closed path is नॉट इक्वल टू 0। ऐसे केस में वर्क डन जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, उसकी कोई भी वैल्यू होगी निगेटिव या पॉजिटिव, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, अच्छा फिर आपको एग्जांपल दें, चलिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा। चलिए फिर क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ का मतलब होता है कि हम जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, यही तो क्लोज पाथ है। तो चलिए फिर से देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो है इन्वॉल्व कर रहा हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, और उसको इन्वॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और किस तरीके से ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, इस तरीके से, और सेम पाथ यहां पे है। ठीक, ये ए पॉइंट है, ये बी है। हमने डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस है हमारी, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, जो भी कह लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एक सर बराबर होगा, एस है। ठीक है, ये पार्टिकल हमारा थोड़ी देर बाद, ये ब्लॉक हमारा थोड़ी देर बाद बी पे पहुंच गया।
ठीक है, अब हमको क्लोज्ड पाथ बताना है, तो क्लोज्ड पाथ बनाने में क्या होगा, पहले हम ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से ए पे आएंगे। ठीक है, तो जब हम ए से बी पे जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में एक्टिव होगा, इधर हो जाएगा। ठीक, इस डायरेक्शन में एक्टिव हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया कि बी से ए पे आने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है इस डायरेक्शन में एक्टिव हो गया। ठीक, अब देखिए हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन फर्स्ट केस। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क होगा, सपोज करिए फ्रिक्शन फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो हमारा होगा माइनस एफ एस। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल हमेशा 180 बनता है। ये हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत कायदे से समझा रखा है। अब क्या हुआ, ये हो गया पहले केस में। दूसरे केस में क्या हुआ, जब हम बी से ए पे जा रहे हैं तो भी फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी कि इस केस में भी हमारा वर्क डन जो आएगा वो आएगा माइनस एफ एस। इसको W1 कर लो, उसको W2 कर लो, दोनों को। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इन ए क्लोज्ड पाथ ए बी ए, ये क्लोज पाथ हो गया हमारा, बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा, W1 प्लस W2, जो क्या है माइनस एफ एस और फिर माइनस एफ एस, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा -2fs। ये आ गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्लोज पाथ में। अब देखिए ये जीरो नहीं हुआ, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, निगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इस फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो वर्क जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और जिस फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है वो फोर्स बच्चों हमारी होती है नॉन कंजर्वेटिव। नोट कर लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स का जो टर्म क्या था कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो टर्म क्या है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ बदलने पर जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज करिए ये एक सरफेस है, इस तरीके से सरफेस बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, इस तरीके से सरफेस यहां पे बना दिया हमने। ठीक है, अब इस सरफेस पे सपोज करिए एक पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, सपोज करिए स्नूकर की टेबल है हमारी, स्नूकर की टेबल है ना, वो खेलते हैं बिलियर्ड से स्नूकर, उस पे है, तो उस पे हम मारते हैं तो बॉल उधर जाती है, उधर टकरा करके फिर जो है चली जाती है होल में। मुझे रूल्स नहीं पता उसके। ठीक है, वही है। अब मान लीजिए हम एक पाथ पे ऐसे जाते हैं और दूसरे पे हमें यहाँ पे एक बॉल हमारी रखी है और इसको इस होल में यहाँ पे हमको डालना है, तो हमने यहाँ से मारा, इस पे चल दिया। दूसरा हम क्या करते हैं कि पाथ ऐसे चुनते हैं कि हम यहाँ से इसको स्ट्राइक कराते हैं, फिर स्ट्राइक करने के बाद इधर जाता है, फिर इसको मारता है। तो बच्चों क्या होगा, देखिए इस टेबल पे पूरे पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट होता है, इस पूरे टेबल पे हमारा फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन जो है अपना वर्क करेगा। जब इसको मारेंगे तो देखिए ये वाला पाथ हमारा है छोटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का एक्शन थोड़ा कम होगा, और जब इधर से स्ट्राइक करके इस पे जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा एक्टिव करेगा। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा वाले पाथ पे ज्यादा लगेगा, कम वाले पाथ पे कम लगेगा, लेकिन फाइनली बॉल हमारी वहीं गई। तो क्या हुआ कि जो है ये जो वर्क है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का फोर्स हमारा जो है वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको एक तरीके से और कहा जाता है कि जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, कहा है किसी ने, कह सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि वर्क डन जो है वो दोनों केस में अलग अलग होता है, जिस फोर्स का उसी को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मुझे समझ में आई और जिस हिसाब से हमको सीखना चाहिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। वो क्या होता है, वो ये होता है कि मैंने जो फील किया है कि अगर वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स
वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, दो चीज होती है, दो साइकिल होता है इसका, दो बात होती है यहाँ पे। जैसे सपोज करिए कि हमने जो है यहां पर हमने क्या किया, हमने एक बॉल यहां से उठाई, ठीक, एक बॉल हमने यहां पे रखी और इस तरीके से उठाई और इसको h हाइट तक ले गए, ठीक है, h हाइट तक ले गए। किस फोर्स के अंदर ले जाएंगे, हम ग्रेविटी के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहुंचा तो यहां पर इसके अंदर क्या हुआ, mgh का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसमें जो है उतना ही जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दूसरे साइकिल में क्या होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जैसे अब क्या हुआ कि ये बॉल नीचे भी तो आएगी, छोड़ देंगे तो नीचे आएगी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो हमें वर्क के फॉर्म में मिल जाएगी। ये होता है काम पूरा कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ठीक है, ये होता है काम हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस का। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है और उस पे केवल हमारा खर्चा होता है। ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन की फोर्स हमारी लग रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही, कोई नहीं, जितनी दूर हम जाएंगे उतनी दूर हमें फ्रिक्शन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये बात हमने एक पकड़ी। दूसरी जो हमने पकड़ी, ठीक है, दूसरी जो बात हमें समझ में आई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, तो मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से लिखता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, ये है कि मोशन का डायरेक्शन बदलने पर, अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। सुन लीजिए, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो मोशन का डायरेक्शन तो हमारा चेंज हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। वहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए, डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एग्जांपल दूं, एग्जांपल जरूर मांगते हो, चलो ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर हमने एक बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर जा रही है, नीचे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg, बॉल ऊपर पहुंची, रुक गई, नीचे आई, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, अभी भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg, अभी भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन जो है उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, फोर्स का डायरेक्शन। अब आइए स्प्रिंग में यही बात अप्लाई करते हैं क्योंकि यहीं पे होता है विवाद, ठीक है, विवाद। स्प्रिंग फोर्स का नेचर देखिए, स्प्रिंग फोर्स का नेचर है -kx, यानी इलोंगेशन या कंप्रेशन के अगेंस्ट जाएगा। कुछ लोग हमारी इस बात को इस तरीके से कह के काटते हैं कि जब हमने कंप्रेस किया तो फोर्स इधर लग रहा था, जब इलोंगेट किया तो फोर्स इधर लग रहा था। मोशन बदलने से क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। देखने में तो ऐसा लगता है, कह भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कहिए। फोर्स का नेचर देखिए, फोर्स का नेचर है इलोंगेशन के अगेंस्ट, माइनस लगा हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंस है इस माइनस की, कि जिधर हमारा कंप्रेशन या इलोंगेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स रहेगा, वो जो इसका नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वो इधर आ गया, इसके अगेंस्ट चला गया, +kx हो गया, ऐसा नहीं, वो चेंज हुआ। अब जब हम इलोंगेशन करते हैं तो वो अपना इधर भागेगा और कंप्रेशन करते हैं तो इधर भागेगा। ये माइनस के डायरेक्शन में रहता है हमेशा, और यहां पर जो है मोशन का डायरेक्शन चेंज होने पे भी जो है फोर्स का नेचर मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज होता। इस बात को यहां समझना पड़ेगा, यहां काफी बहस होती है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हमारा ये होता है, लेकिन देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में किस तरीके से मोशन का डायरेक्शन चेंज होने पर
फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो मैं दिखाता हूं आपको। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या हुआ कि हमारी बॉडी इधर जा रही थी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने रहा था। अब बॉडी ने अपना रूप बदला, मतलब कि इधर जाने लगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही मोशन का डायरेक्शन बदला तो जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। और यही बच्चों जो है प्रॉपर्टी होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की और कंजर्वेटिव फोर्स की, जो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। ठीक है, इसका कंसेप्ट यूज करते हैं सवाल को लगाने में। अभी आगे मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो उसको यूज करेंगे। तो आप एक काम करिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। काफी बातें हो गई तो यहां नोट कर लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और यहां लिख लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये आ गया इस तरीके से। देखिए सबसे पहले है पहला रूल कि नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्या डज नॉट डिपेंड? वर्क डन। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नंबर 2 है हमारा डिपेंड्स, वर्क डन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, ये हो गई बात नंबर 2। नंबर 3 हुई इनक्लोज्ड पाथ। इनक्लोज्ड पाथ वर्क डन इक्वल टू 0। नंबर 4 स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नंबर 5 बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉट चेंज, ठीक है, नॉट चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इतनी बातें हुई कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव में देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो गया? सबसे पहला हो गया डिपेंड्स, वर्क डन, यहां पर देखिए पूरा लिख दें, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, नंबर 1। नंबर 2 नॉट डिपेंड, वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नंबर 3 हमारा क्या है? नंबर 3 है इनक्लोज्ड पाथ। इनक्लोज्ड पाथ W इज नॉट इज इक्वल टू 0। W इसमें 0 नहीं होगा। चौथा क्या होता है? चौथा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, मतलब नॉट stored as potential energy, work done not stored as a potential energy। ठीक, एनर्जी यहां पे लिखिए वर्क डन नॉट stored as potential energy। और नंबर 5 होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स changes with the direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चों अगर इतनी बातें आपने ध्यान रखी, ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखी तो आपके ऑब्जेक्टिव के बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, सारी की सारी मैंने निचोड़ के निकाल के रख दी है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हो गई बात हमारी नेचर के फॉर्म में, फोर्स के नेचर के फॉर्म में। अब देखिए पेपर आपको देना है जेई और नीट का। अब ये लोग जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालते तो हैं।
अब मान लीजिए फोर्स को उन्होंने दे दिया वेरिएबल वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल वेक्टर के कार्टेशियन, वेरिएबल मतलब फोर्स हमारा वेरिएबल है और वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में है, तो और हमसे पूछ लिया कि जो है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है या वर्क डन कितना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए। ठीक, शायद मेरी बात आप नहीं समझ पाए, मैं बताता हूं। अगर हमको फोर्स इस तरीके से दे रखा है F इक्वल टू FXI, या FXI ना लिखें, पहले हम आपको बात बता दें। मान लीजिए फोर्स हमको इस तरीके से रखा है F इक्वल टू XI YJ प्लस ZK, इस फॉर्म में हमको फोर्स दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया कि ये, मान लीजिए IT वालों ने पूछ लिया कि ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा हमको कि ग्रेविटेशन है कि फ्रिक्शन है, कुछ पता ही नहीं लग रहा हमको। तो देखिए, इसको करने का एक तरीका होता है और वो तरीका होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि उसमें क्या होता है। सपोज करिए कि अगर इस फोर्स को हम एक अलग अंदाज में लिखते हैं। सपोज करिए फोर्स हमको इस तरीके से लिखा हुआ है कि FXI प्लस FYJ प्लस FZK, इस तरीके से हमको फोर्स दे रखा है और हमसे ये पूछ लिया कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे, उससे पता लग जाएगा। अगर तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती हैं तो हमको पता लग जाएगा कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है, सबसे पहले करेंगे डेल FX अपॉन डेल Y इज इक्वल टू डेल FY अपॉन डेल X। नंबर 2, दूसरी कंडीशन है डेल FY बाई डेल Z बराबर डेल FZ अपॉन डेल Y। तीसरी कंडीशन है डेल FZ अपॉन डेल X बराबर डेल FX अपॉन डेल Z। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं फोर्स, गिवन फोर्स की, तो हमारा फोर्स जो है वो है कंजर्वेटिव। अगर नहीं सेटिस्फाइड होती है तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इससे सवाल करने में बड़ी हेल्प मिलती है। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो ऊपर दिएगा। सपोज करिए ये फोर्स हमको दे रखा है और ये पूछा है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा निकल के आएगा Fx इक्वल टू x, Fy इक्वल टू y और Fz इक्वल टू z, ये हमारा आ गया। अब देखिए पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं डेल Fx अपॉन डेल y। तो Fx हमारा x, यानी x का हम जो है करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब Fy अपॉन डेल x है, Fy है हमारा y, और y का जब हम x के रेफरेंस में जो डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो वो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब क्या करते हैं, यहां पे आते हैं डेल Fy अपॉन डेल z। Fy हमारा जो है y, और y का हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर z का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। फिर क्या होता है, यहां पर देखिए डेल Fz है हमारा z, और उसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कुछ नहीं करना है, जरा सा भी इसमें एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारी कंडीशन है, हम इसको इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स बदलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए एक फोर्स हमको इस तरीके से दे रखा है कि F इज इक्वल टू 2xi प्लस 3yj, इस टाइप से हमको दे रखा है, ठीक है। अब हमारा ये जो है फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं कंजर्वेटिव है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे। तो हम सबसे पहले Fx Fy सब नोट कर लें क्या होता है। तो Fx है हमारा 2x, Fy है हमारा 3y और Fz है हमारा 0। ये आ गया। करना हमें तीनों पड़ेगा, चाहे इसमें z का या x का या y का कुछ दिया हो चाहे ना हो। अगर हमारा इस फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है कि करना हमको तीनों का ही पड़ेगा। तब देखिए यहां पर करेंगे Fx अपॉन डेल y, ठीक है।
एफ एक्स हमारा क्या है 2x है, y के रेस्पेक्ट पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये कांस्टेंट होगा पूरा का पूरा, तो हमारा आएगा 0। इसी तरीके से एफ वाई हमारा 3y और ये आ गया हमारा x, तो ये हमारा x के रेस्पेक्ट में ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स भी हमारी जो है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब देखिए इस तरीके से तो आप सो कह रहे हो कि जो है हर एक फोर्स हमारी कंजर्वेटिव आती जाएगी, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है। अब देखिए फोर्स जो है अब हम थोड़ा सा बदल रहे हैं और फोर्स बदल करके कुछ ऐसा हो जाता है कि F बराबर 2yi प्लस 3zj प्लस 3xk, इस टाइप का फोर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर fx fy fz थोड़े से बदल गए, कंपेरिजन हम इन्हीं दोनों का करेंगे तो हमारा क्या आता है, वो आता है fx इक्वल टू 2y, fy इक्वल टू 3z और fz इक्वल टू 3x, ये हमारा आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए डेल fx बाई डेल y, ठीक है। अब fx हमारा क्या है 2y, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2y का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बराबर, ठीक है, डेल fy बाई डेल z, डेल fy बाई डेल z। अब देखिए डेल x, सॉरी डेल fy बाई डेल x। अब देखिए ये हमारा है 3z का जब हम x के रेस्पेक्ट में हम जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। पहले स्टेप में हमें पता लग गया कि गिवन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ऐसे आगे भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मैं पूरा कर देता हूं। देखिए एफ वाई बाई डेल जेड आ रहा है, एफ वाई है हमारा 3z यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, एफ जेड बाई 3y, एफ जेड है हमारा 3x और y यानी कि 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। एफ जेड बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी जो है 0 और एफ एक्स बाई डी जेड ये आ रहा है हमारा 0, यहां पे आया, लेकिन ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस वजह से गिवन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चों इसका यूज आता है कंपटीशन के अच्छे क्वेश्चन करने में, मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए किस तरीके से क्या यूज आता है, कैसे हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। सपोज करिए हमको एक फोर्स दे रखी है, यहां पर सिंपल सी फोर्स है F इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये हमारी फोर्स है, ठीक, ये हमारी फोर्स है। और इस फोर्स के कारण जो है एक हमारा क्लोज्ड पाथ इस तरीके से बना है, ठीक है, ये यहां से ऐसे गया और ये यहां से ऐसे हुआ, पार्टिकल यहां से चला, ये हमारा पॉइंट है हमारा 3, सपोज कर लीजिए 3 इधर 4, 3, 5 ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है हमारा 8, 0 और ये है 0, 0, ठीक। अब ये एक क्लोज्ड पाथ है और क्लोज्ड पाथ में जो है हमारा वर्क हो रहा है कुछ, ठीक है, हमारा कुछ वर्क हो रहा है और हमसे पूछ लिया कि जो है कौन से इस फोर्स के द्वारा इस क्लोज पाथ में क्या होगा, वर्क कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज करिए एक ऑप्शन हमको कुछ ऐसे ही इमेजिनरी ले लेता हूं 3 जूल, दूसरा ऑप्शन हमको दे दिया 4 जूल और जो है तीसरा ऑप्शन दे दिया 0, चौथा ऑप्शन हमको दे दिया कि जो है 6 जूल। इस टाइप का हमको निकालना है कि कितना हमारा वर्क होता है जब इस फोर्स के द्वारा ये पाथ फॉलो किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पाथ कैसा है। पाथ है हमारा क्लोज्ड, और क्लोज्ड पाथ का अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन होगा 0, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है अगर हमारा, तो क्लोज्ड पाथ का वर्क होगा हमारा नॉन 0, ठीक। तो इस क्वेश्चन का वर्क हम निकालने से पहले एरिया से निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। वर्क निकालने से पहले हम क्या करें, अगर ये देख लें कि गिवन फोर्स हमारा
कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स हो गया हमारा x और एफ वाई हो गया हमारा y। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। इसको देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई 0 और ये भी 0 आ रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा होता है डेल एफ वाई बाई डेल जेड बराबर डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। तो देखिए इसको जब करेंगे तो यहां पर जो है हमारा y है y और y को z दिखाई देगा, कांस्टेंट तो हो जाएगा 0 और z का टर्म है नहीं तो आ गया 0। तीसरा कंडीशन होता है डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड बराबर डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स। तो देखिए एफ एक्स अपॉन डेल जेड, एक्स है x और z को जो है ये दिखाई देगा कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, ये बराबर 0। मतलब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है। तो हमारा आंसर सीधे सीधे हो गया, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार तरीका बदल गया और ऑप्शन बदल गया इसके। तो देखिए क्या है, सपोज के लिए ये फोर्स हमारी लग रही है और ये पार्टिकल हमारा एक यहां से गया इस पे, इस पाथ से, और एक गया इस पाथ से। ठीक, और ये पाथ है हमारा फर्स्ट और ये हमारा है सेकंड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमसे पूछ लिया है कि एक फोर्स हमारी लग रही है एफ, जिसके कारण जो है वर्क हो रहा है एक फर्स्ट पाथ से सेकंड पाथ से, और इसके द्वारा जो वर्क होता है वो W1 इसमें है, W2 इसमें है। तो ऑप्शन हमको दे रखा है, क्या W1 हमारा W2 के बराबर होगा, ठीक, या W1 हमारा जो है W2 के बराबर नहीं होगा, ठीक, या C हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी वन करेक्ट। ठीक, किसी को भी आप करेक्ट कर दो, या डी ऑप्शन कर दिया कि बोथ आर करेक्ट। इस टाइप से ऑप्शन तमाम बन सकते हैं, ये आ गया। तो बच्चों क्लोज्ड पाथ है, नहीं मतलब पाथ हमारा अलग अलग है, तो हम फिर क्या करें, सबसे पहले फोर्स का नेचर देख लें कि फोर्स का नेचर हमारा कैसा है। फोर्स यदि कंजर्वेटिव है तो हमारा जो है ये होगा, और नॉन कंजर्वेटिव है तो ये होगा। इसके अलावा और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और वो आप इसी मेथड से देख सकते हो, दूसरा इसका कोई मेथड नहीं है, यदि फोर्स हमको वेरिएबल है और वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का वीडियो था, जो था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, और बड़ा ही मस्त कंसेप्ट है, मजा आ जाता है उसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो खत्म करने की मेरे को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।